नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं? अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। तो जो बच्चे टीए की भर्ती देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने मैथ्स की क्लासें प्रारंभ कर दी गई हैं। आज से अपनी साइंस की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये अपना आज साइंस की पहली क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाला हूँ। और क्या सिलेबस रहता है आपका, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा बायोलॉजी का पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आज आपको। क्योंकि मैंने टीए वाले बच्चों से एक वादा किया था कि मैं आपको पूरा बैच फ्री पढ़ाने वाला हूँ, वो भी यूट्यूब के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर पूरा खरा उतर रहा हूँ। तो आपको भी इन क्लासों को देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और मैथ्स की मैंने 3 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। प्ले लिस्ट पर जाओगे तो प्ले लिस्ट पर आपको बायोलॉजी, टीए बायोलॉजी की क्लास से संबंधित प्ले लिस्ट मिल जाएगी और एक मैथ्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जल्द ही जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर पता नहीं पूरा कोर्स होगा या नहीं होगा। पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। इसके अलावा सबसे पहला अपना जो टॉपिक जो टीए भर्ती से संबंधित है, देखो टीए भर्ती 2026 से संबंधित ये बायोलॉजी स्टार्ट की है मैंने। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट की है क्योंकि कोई भी एग्जाम दे लो चाहे, उसके अंदर सर्वाधिक बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की है। बायोलॉजी के बाद मैं फिजिक्स करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री करवाऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन होता नहीं है, 3-3 4-4 टॉपिक ही दिए जाते हैं, क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगा। सबसे पहला आज अपना टॉपिक रहने वाला है भोजन के स्रोत और अवयव। भोजन के स्रोत या फिर इनके अवयव बोल दो, ये अपना सबसे पहला टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो टीए योद्धा बैच के अंदर जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं तो भैया जी इनको पढ़ना। ये पूरी पीडीएफ है, बिल्कुल चित्रों सहित बनाई गई पीडीएफ है। ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। अपने हाथ से लिखना है, नोट्स बनाओगे अपने हाथ से लिखोगे तब चीजें याद हो जाएंगी और परिणाम वास्तव में अच्छा मिलेगा आपको। जितनी फॉर्मेलिटी करोगे उतना ही खराब परिणाम देखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल देख लेना, इसका परिणाम आपको भुगतना भी पड़ेगा। ये टीए योद्धा बैच के अंदर बायोलॉजी की पहली क्लास रहने वाली है अपनी, और इस पहली क्लास के अंदर में इस टॉपिक को वन शॉर्ट क्लास के रूप में लिखा है मैंने। इसका मतलब इस एक ही क्लास के अंदर में इस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा। छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है नहीं, तो अलग अलग क्लासें डालने से कोई मतलब नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, जितना इस टॉपिक के अंदर मैटर होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन होते हैं वह सभी मैं इसके अंदर करवा दूंगा और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। इस टॉपिक को पढ़ोगे जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद देखना आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बायोलॉजी की क्लास आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। जिस प्रकार मैथ्स की क्लास आपको 10 बजे मिल रही है ना, सेम उसी प्रकार बायोलॉजी की क्लास आपको 11 बजे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो अपने एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकता है। सर कौन से हैं, तो ये देख लो, ये टीए योद्धा बैच है, जीडी ट्रेडमैन का फ्री बैच। ये अपनी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। एनी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई नोट से संबंधित हो या कुछ और बात हो, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। और ये एक क्लर्क का बैच था जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश दो अलग पार्ट होते हैं, वो भी करवाए जाएंगे आपको। तो आज ये बायोलॉजी की अपनी पहली क्लास है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। बायोलॉजी के अंदर क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी टॉपिकों को मैं बताऊंगा। उसके बाद अपना पहला टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगा। रेगुलर आपको 11 बजे क्लास मिल जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रख दे लेना। परमानेंट रोज एक क्लास लोगे ना तो क्लासें कुछ बड़ी नहीं होगी। ये एक टॉपिक है, 30-40 मिनट की क्लास बनेगी। और
फिर देखो अंत में देखोगे कि हम अब पढ़ लेंगे, तो ये बहुत सारी क्लासें हो जाएंगी, फिर एक साथ क्लासें ली भी नहीं जाती, और ले लोगे तो याद नहीं रहता, फिर वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो एक शेड्यूल बना लो कि हमें डेली एक क्लास मैथ्स की और एक क्लास बायोलॉजी की लेनी ही लेनी है। जीके भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, तो कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मैटर यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, बस पढ़ने वाला चाहिए। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये अपना बायोलॉजी का सिलेबस है। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला है जैसे विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। रासायनिक नाम हो गए, प्रमुख स्रोत, रोग, खोजकर्ता हो गया। कोशिका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका से क्वेश्चन आता है। सामान्य परिचय जैसे खोज, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंग होते हैं, गोल्जिकाएं वगैरह, लाइसोसोम, इनसे भी क्वेश्चन आता है। मानव रोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, क्वेश्चन आता ही आता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हृदय, क्वेश्चन आता ही है। जितने भी तंत्र हैं सबको पढ़ना पड़ता है भैया। आनुवंशिकी जैसे मेंडल का सामान्य परिचय, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र। पादप से संबंधित जैसे प्रकाश संश्लेषण, खाने योग्य भाग है, ये सब इनसे क्वेश्चन आता है। जंतु पादप वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक भी करवाऊंगा। मानव शरीर जैसे पाचन तंत्र, जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र का, काल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, ग्रंथियां, उत्सर्जन तंत्र, अलैंगिक जनन की विधियां, ये बायोलॉजी के टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं तो बोल रहा हूं अगर यहाँ से आपने ये बायोलॉजी पढ़ ली ना, मैं जो ये टॉपिक करवाऊंगा, और वो आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लेना, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, दे लेना, साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्योंकि जो भी टॉपिक करवाऊंगा मैं बहुत शानदार करवाऊंगा। ये नहीं है कि बस आर्मी का नाम ले लिया तो ऊपर ऊपर से 4 लाइनें बता दी और बोल दिया टॉपिक पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं होगी। आज मैं भोजन के स्रोत या फिर अवयव टॉपिक करवाऊंगा, उसके अंदर देखना किस प्रकार का मैटर है। तो ये इतने बायोलॉजी के टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को अपन पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है। चलो शुरुआत करते हैं अब अपने टॉपिक की। चाय पी ली है मैंने। तो जितने भी साथी हैं जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आए वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहला अपना टॉपिक है पोषण का विज्ञान। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है भोजन के स्रोत और अवयव। भोजन के स्रोत और अवयव, अपने देखो भोजन करते हैं ना, उस भोजन के अंदर बहुत सारे स्रोत होते हैं, और उन स्रोतों की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लिए वो बड़े आवश्यक होते हैं, तभी तो अपन भोजन के अंदर लेते हैं। सर भोजन के अंदर कौन से स्रोत होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, विटामिन, ये सब भोजन के अवयव होते हैं, स्रोत होते हैं, और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। सबका अलग अलग काम होता है, और इन सभी के मिलने से ही हमारा शरीर को पोषण मिलता है, और हमारा शरीर काम करता है, ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। तो पहला टॉपिक अपना यही है, भोजन के स्रोत या अवयव। तो इससे क्वेश्चन बनता ही है। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा मानव शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की संपूर्ण जो विजुअल मार्गदर्शिका। देखो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स। देखो पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक है। भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक। सर अदृश्य घटक क्या हो गया? अरे जिसको अपन देख नहीं सकते आंखों से, वो अदृश्य घटक है। अपने को पता नहीं चलता कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, वसा कितना है, खनिज कितना है, लवण कितना है, जल कितना है, तो अदृश्य घटक ही हो गए। तो पोषक तत्व है भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है, वही क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। भोजन के अंदर उपस्थित अदृश्य घटक है जिनकी आवश्यकता होती है हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं।
किस प्रकार? एक तो होते हैं आवश्यकता के आधार पर और दूसरा होता है कार्यों के आधार पर। सर आवश्यकता, कुछ की अधिक आवश्यकता होती है, कुछ की कम आवश्यकता होती है। कार्यों के आधार पर कोई हमें ऊर्जा देता है तो कोई शरीर के निर्माण में काम आता है, तो इसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो आवश्यकता के आधार पर बात करूं मैं, तो एक तो होता है वृहत यानी मैक्रो और एक होता है लघु यानी माइक्रो। एक तो होता है जिसकी मात्रा अधिक आवश्यकता होती है मणि को, और एक होता है कम, जिसकी मात्रा कम आवश्यकता होती है, उसे लघु कहते हैं। वृहत में आ जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया। जबकि लघु के अंदर आता है विटामिन, खनिज लवण और जल। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी अधिक मात्रा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा कम ही हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। तो वृहत और लघु, इसके अलग होता है, एक कार्यों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। कार्यों के आधार पर बात करें तो एक तो होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले और एक होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई और प्रोटीन हो गया। ये क्या करते हैं? अपने को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। वहीं मैं बात करता हूं शरीर के निर्माण करने वाले, तो प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया और जल हो गया। ये हमारा शरीर निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। तो पोषक तत्वों को इनके आवश्यकता और कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, और इनको कार्य के आधार पर ऊर्जा प्रदान करने वाले और शरीर का निर्माण करने वाले, आवश्यकता के आधार पर अधिक मात्रा में और कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, कोई विशेष चीज है नहीं ये। इसके अलावा आप बात करते हैं, एक होता है संतुलित भोजन। क्या होता है संतुलित भोजन? ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। देखो, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक अवयव एक निश्चित अनुपात में हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक अवयव क्या हों, एक निश्चित अनुपात में हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। देखो, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम क्या होता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम यही होता है, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्राप्त होती है वसा से, और वसा के बाद प्रोटीन। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर वसा और तीसरे नंबर पर प्रोटीन होता है। जबकि इधर देखो, सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। सर ये क्या है? यहां तो आप बोल रहे हो कि सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और इधर बोल रहे हो कि सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। ये क्या लोचा है? देखो, ये तो बोल रहे हैं शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम है, यानी अपने को शरीर के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है हमारे शरीर में, और मात्रा अधिक होती है तो सर्वाधिक ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। जबकि प्रति ग्राम में बात करें ना अपन, तो प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। किससे? वसा से। सर कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। 1 ग्राम 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 9, ये 9 है, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ये याद रखना। सर कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तो प्रति ग्राम में तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऊर्जा की मात्रा कमी है, वसा की बहुत ज्यादा है, लेकिन शरीर के अंदर अपन जो भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है तो ऊर्जा की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा शरीर को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, फिर वसा से और फिर प्रोटीन से होती है। समझ में आ गया होगा ये? चलो आगे चलते हैं, और क्या चीज है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। त्वरित ऊर्जा का स्रोत यानी तुरंत ऊर्जा देने वाला शरीर भोजन का कौन सा भाग है? ये कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। देखो, रसायन विज्ञान कार्य क्षमता और सर्वाधिक स्रोत के आधार पर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, रसायन विज्ञान, यह सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ होता है,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसके अंदर 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का अनुपात होता है ना, 1:2:1 के अनुपात में होता है। पाचन के बाद यह ग्लूकोज में बदल जाता है। पाचन के बाद किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है और ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का फिर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। कार्य क्षमता की बात करें पर तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट ही देता है। इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब देखते होंगे जब कोई खिलाड़ी खेल खेलता है तो वो केला खाता है, देखा होगा आपने बहुत बार। तो वो केला क्या है? वो केला है कार्बोहाइड्रेट ही है। फलों के अंदर सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होती है वो केले के अंदर होती है और इससे इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। शरीर को 50 से 75% यानी सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा ऊर्जा घनत्व की बात करें तो देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी बताया था मैंने, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.3 किलो कैलोरी। जबकि वर्षा के अंदर प्रति ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रति ग्राम में तो वसा में सर्वाधिक हो गए, लेकिन शरीर में सर्वाधिक बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलती है शरीर को। सर्वाधिक स्रोत किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसकी बात करें तो अनाजों में बात करें तो अनाजों में चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सब्जी में बात करें तो सब्जी में आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि फलों की बात करें तो फलों में केले में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखना, सर्वाधिक स्रोत के आधार पर फलों में सर्वाधिक केले में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चलो आगे शुरुआत करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? शर्करा के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट में शर्कराएं पाई जाती हैं और शर्कराओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है वैसे तो। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, फिर होता है पॉलीसेकेराइड। तो अपने को इतना पढ़ना नहीं है, मोटा मोटी जो चीजें हैं जो वास्तव में एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मोनोसेकेराइड ही, जिसे सरल शर्करा भी कहा जाता है। सेकेराइड का मतलब एक शर्करा है और कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करता हूं मैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ये 3 शर्कराएं हैं जो मोनोसेकेराइड है। ये 3 शर्कराएं क्या हैं? ये मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जिसे अंगूर की शर्करा या रक्त शर्करा कहा जाता है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? अंगूर की शर्करा या रक्त शर्करा कहा जाता है और इसे तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है ये। दूसरी बात करते हैं फ्रक्टोज। यह फल व शहद की शर्करा कहलाती है। फल व शहद में पाई जाती है, इसलिए इससे फल व शहद की शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज को। इसके अलावा ये जो मानव वीर्य में भी उपस्थित होती है, कौन सी? फ्रक्टोज शर्करा। तीसरी है गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड के अंदर तीसरी है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की बात करें तो इसे मस्तिष्क शर्करा यानी ब्रेन शुगर कहा जाता है। इसी प्रकार मोनोसेकेराइड के बाद आता है डाइसेकेराइड, यानी इसे जटिल शर्करा कहा जाता है। 2 मोनोसेकेराइडों के मिलने से ये डाइसेकेराइड बनता है। इसके अंदर देखो डाइसेकेराइड यानी जटिल शर्करा। इसके अंदर आता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज की बात करें तो माल्टोज अनाज की शर्करा होती है, अनाज में पाई जाती है, अनाज की शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज ये गन्ने की शर्करा होती है, जबकि लैक्टोज ये दूध की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज को दूध की शर्करा है। इसके अलावा नीचे देखो रोचक तथ्य क्या है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है, जो किस में पाई जाती है? फल और शहद में पाई जाती है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है सैकरीन। कौन सी होती है? कृत्रिम, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है सैकरीन। तो दोनों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाले। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है, जबकि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा सैकरीन होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो प्रोटीन शरीर के निर्माण में काम करता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण में मुख्य भूमिका होती है प्रोटीन की। प्रोटीन से संबंधित जितने भी रोचक तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे सर बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। इसके अलावा
शारीरिक महत्व की बात करें तो मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का जो 15% भाग होता है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर की वृद्धि यानी शरीर के निर्माण में आवश्यक होता है ना, तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में क्या होता है, ये आवश्यक होता है प्रोटीन। इसके अलावा बात करते हैं इसकी संरचना की, तो एमिनो अम्लों का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो इसे एमिनो अम्लों का बहुलक कह दिया जाता है। और मुख्य तत्व होता है इसके अंदर नाइट्रोजन, लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है ये। और इसका जो मुख्य तत्व है वो याद रखना है, नाइट्रोजन। देखो एमिनो अम्ल का गणित इस प्रकार होता है, कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं जो 10 शरीर के अंदर और 10 बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। 10 तो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, लेकिन 10 को शरीर के बाहर से इसे ग्रहण करना होता है। तो टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं और इन्हीं से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का जो एकलक होता है वो क्या होता है, एमिनो अम्ल ही होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा देखो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो गई शरीर में तो रोग भी हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग की बात करें तो एक तो होता है मरासमस रोग और एक होता है क्वाशियोक्योर रोग। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, बच्चों में होते हैं ये रोग, मरासमस रोग और क्वाशियोक्योर रोग। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन हो गया, दाल हो गई और मछली हो गई। मछली में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके अलावा प्रोटीन से संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो कीरेटिन प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, हिस्टोन प्रोटीन। तो इससे संबंधित देखो केसिन, एल्बुमिन, अगली स्लाइड में मैं इसको पूरा ही समझा देता हूं। देखो किस कहां कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इस स्लाइड को देखिए, ये अच्छी स्लाइड है। किरेटिन प्रोटीन की बात करें तो हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, खुर हो गए, सींग हो गई, इन सब में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सर किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा एक होती है मायोसिन प्रोटीन, ये मांसपेशियों में पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, मांसपेशियों में पाई जाती है। वहीं एक ओसिन प्रोटीन होती है जो कहां पाई जाती है, अस्थियों में, हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, ये कहां पाया जाता है, ये हमारे गुणसूत्र में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। वहीं एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो हमारे रक्त में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना प्रोटीन से संबंधित, कौन सी प्रोटीन कहां पाई जाती है, एल्बुमिन हमारे रक्त में पाई जाती है। वहीं बात करते हैं तो जंतुओं में सर्वाधिक कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। जंतुओं में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखना कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है जंतुओं में सर्वाधिक। चलो आगे चलते हैं, वसा से संबंधित बात कर लेते हैं। सघन ऊर्जा का भंडार होता है ये वसा। वसा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वसा क्या होता है, वसा चिकनाई होती है और कुछ नहीं है। चिकनाई होती है ना, जैसे तेलीय पदार्थ हो गए, घी से बने पदार्थ हो गए, वह सब वसा से वसा होती है, सब घी, तेल, ये इस प्रकार की चीजें। प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत क्या होता है भैया जी, वसा ही होता है। प्रति ग्राम बात कर रहा हूं, प्रति ग्राम की। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है भोजन का स्रोत वो है वसा। और 1 ग्राम वसा से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 1 ग्राम वसा से, सॉरी 4 बोल दिया मैंने, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भौतिक गुणों की बात करें तो ये चिकनाई और तेलीय युक्त पदार्थ होती है ना, वही वसा होती है और कुछ नहीं है। चिकनाई और तेलीय युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं सब वसा का उदाहरण होते हैं। रासायनिक निर्माण की बात करें तो ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का संयोजन होता है। वसा क्या होता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का संयोजन ही होता है। घुलनशीलता की बात करें तो वसा जल में अघुलनशील होता है, ये याद रखना। वसा जल में अघुलनशील होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, तेल और पानी को मिलाना, वो घुलेंगे नहीं, कभी अलग अलग नजर आएंगे। घी और पानी को मिलाना, अलग अलग ही रहेंगे, कभी घुलेंगे नहीं वो। तो वसा है ना, वो जल में अघुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है वसा। कार्बनिक
घोलकों में घुलनशील होता है, जबकि जल में अघुलनशील होता है वसा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखो ऊंट, ऊंट की कुबड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो ऊंट की कुबड़ होती है ना, उसके अंदर वसा का संचय होता है, यानी वसा एकत्रित होती है। तो ऊंट के कुबड़ में क्या संचय होता है? फैट, वसा, फैट स्टोरेज होता है, वसा होती है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे, जो मोटापा होता है व्यक्ति का, किसके कारण होता है? वो फैट यानी वसा के कारण ही होता है। वसा के अंदर क्या होता है? वसा के अंदर 1 ग्राम के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। तो 1 ग्राम के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, तो व्यक्ति क्या करते हैं? काम तो कम करते हैं और ये चिकनाई वगैरह ज्यादा खाते हैं, अधिक खाते हैं। तो बैठे बैठे उनका शरीर वर्क करें तब तो क्या होता है? ऊर्जा खपत हो जाती है। और वर्क तो करते नहीं है, बैठे रहते हैं और वश्य पदार्थ हैं उनका सेवन अधिक करते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर फैट की मात्रा अधिक हो जाती है। और शरीर के अंदर ये फैट है मांसपेशियों के ऊपर जम जाता है, और मांसपेशियों के ऊपर जम जाता है, इसी के वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है, अधिक मोटे हो जाते हैं लोग। तो ऊंट के कुबड़ में याद रखना, वसा संचय होती है, फैट स्टोरेज होता है। एक ऊंट के रुमेन में जल का संचय होता है। पहले अपन ये देखते थे कि जो ऊंट का कुबड़ है, ऊंट अधिक दिनों तक प्यासा रह सकता है, इसका मतलब यहाँ पानी का स्टोरेज होता है, लेकिन ये गलत चीज है। ऊंट का कुबड़ के अंदर वसा का स्टोरेज होता है, जबकि ऊंट जो पानी पीता है ना, वो पानी रुमेन में, कहा? ऊंट में रुमेन में पानी का संचय, जल का संचय होता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, जल जीवन की आधारशिला। तो भोजन के स्रोत में जल भी शामिल है। तो जल से संबंधित देखो, जल मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग होता है। जल मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग होता है, यानी मानव शरीर का 65 से 75% भाग होता है ना, वो क्या होता है? वो जल ही होता है। प्रतिदिन शरीर को 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है, पर डे। एक दिन में मानव शरीर को 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। प्रमुख कार्यों की बात करें, मानव शरीर में होने वाली सभी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम द्वारा ही संपन्न होती हैं। एक ध्यान रखना, जल होता है ना हमारा, जल, इस जल से हमारे शरीर को क्या नहीं मिलती? हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। जल से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। तो सर जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं ना, वह सब जलीय माध्यम के द्वारा ही संपन्न होती हैं। ऐसे समझ लो कि सर जल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी जल की आवश्यकता क्यों है? आप ऐसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझ सकते हो आप। जैसे देखो, पानी से मकान बन सकता है क्या? पानी से मकान बन सकता है क्या? आप बोलोगे सर पानी से तो मकान नहीं बन सकता। लेकिन पानी के बिना मकान बन सकता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं बन सकता। तो सेम यही है, जल से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन जल शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी जैविक रासायनिक घटनाएं होती है ना, वो सब जलीय माध्यम में ही होती हैं। तो पानी से मकान नहीं बन सकता, लेकिन पानी के बिना भी मकान नहीं बन सकता। मकान बनाते समय हर जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो सेम उसी प्रकार ये जल की आवश्यकता शरीर को होती है। खनिज लवण और एक है विटामिन, जो भोजन के ही स्रोत हैं, ध्यान रख लेना। खनिज लवण और दूसरा है विटामिन, भोजन के ही स्रोत हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इनको मैं अलग दूसरे पार्ट में करवाऊंगा, दूसरी क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इसी के अंदर कराऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और विटामिन तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से। स्रोत इसी का ही है, पार्ट इसी का ही है, लेकिन मैं करवाऊंगा दूसरे पार्ट के अंदर। ये अंतिम रूप से एक स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट। देखो, जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, कौन कौन सी सर्वाधिक प्रोटीन है जंतुओं में, कौन सी पाई जाती है? भारत में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत क्या है भैया जी? दाल है। भारत में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, वो दाल है। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की कमी से रोग मैंने बताए थे, नराशमस और क्वाशक, और प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग होते हैं। दूध का हल्का पीला रंग है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है ना, कौन से प्रोटीन के कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली
जैव रासायनिक अभिक्रियाएं व आवश्यक है। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है ना, वो नाइट्रोजन ही होता है, और प्रोटीन से शरीर को क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन प्राप्त होती है प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन नीलित होते हैं एवं कास्टिक सोडा से क्रिया कर बैंगनी रंग देता है। देखो, प्रोटीन है वो नीलित होते एवं कास्टिक सोडा से क्रिया कर कौन सा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कंदन प्रोटीन फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ लास्ट में न और है, याद रखना, कट गया है ये। स्कंदन प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होते हैं? ये अपन ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। ब्लड का स्कंदन होता है, ब्लड का जमाव होता है, थक्का बनता है ना, तो कौन सी प्रोटीन की वजह से? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से ही बनता है। प्रतिस्कंदन प्रोटीन होती है हिपेरिन। प्रतिस्कंदन क्या होता है सर? यानी रक्त का थक्का न बनने दे, उसे प्रतिस्कंदन कहा जाता है। तो रक्त का थक्का, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसका थक्का बन गया तो अपन जिंदा कैसे रहेंगे? तो शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका थक्का न बने, उसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होती है, हिपेरिन प्रोटीन। जबकि कहीं कट लग गया, चोट लग गई, शरीर से बाहर रक्त आ रहा है, तो उसका तो थक्का बनाना जरूरी है ना, वरना तो ब्लड हमारे शरीर से पूरा निकल जाएगा। तो उसका थक्का बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होती है ना, स्कंदन प्रोटीन, वो होती है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जबकि शरीर के अंदर रक्त का थक्का न बनने यानी प्रतिस्कंदन प्रोटीन होती है, वो होती है हिपेरिन। तो ये अपना टॉपिक था भोजन के स्रोत और अवयव। तो इतना ही टॉपिक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। ये पूरी पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, वहां से इन चीजों को लिख लेना। नहीं लिखो तो इनको पढ़ लेना एक बार, अच्छी चीजें हैं। विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण है वो मैं दूसरी क्लास में करवाऊंगा, ध्यान रखना। इसके अंदर ये क्लास बड़ी हो जाएगी फिर, तो इन चीजों को पढ़ लेना। ये बायोलॉजी की पहली क्लास है, अपना पहला टॉपिक भोजन के स्रोत अवयव, जो मैंने एक ही क्लास में पूरा किया है, जो आपके जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए लाभदायक रहेगा। डेली 11 बजे आपको ये क्लास से मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कैसा लगा टॉपिक आपको, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही हमें यह सब करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।